नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज़ में हम भारतीय संविधान को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। थ्योरी की क्लासेस हमने पूरी कवर कर ली थी, जिसके बाद हम पूरे संविधान को MCQ के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 21वीं क्लास होगी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की MCQ की क्लासेस और थ्योरी की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है। ठीक है, कई बार आर्टिकल पूछ लेता है, कई बार वो आपसे संविधान का भाग पूछ लेता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय, शक्तियां, इन सब के बारे में 124 से 147 में बताया गया है, जैसा हमने अभी देखा। किस भाग में ये आते हैं? भाग 5 में आते हैं। ठीक है, भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? तो भारत में न्यायपालिका की संरचना त्रिस्तरीय है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 3 स्तर, यानी भारत में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे हमारे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो 3 स्तरों पर भारत में न्याय व्यवस्था चलती है। भारत की न्यायपालिका त्रिस्तरीय है। ठीक है, ये जो ऊपर की 2 हैं, इनको मिलाकर के उच्चतर न्यायालय कहते हैं, और जो नीचे के हाई कोर्ट के नीचे के जजेस यहाँ पे न्यायालय होते हैं, इनको निम्नतर न्यायालय कहा जाता है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। उच्च न्यायालय के नीचे के सभी न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसको भी हमने देखा कि जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं उच्चतर न्यायालय। हाई कोर्ट के नीचे के जितने कोर्ट्स होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या निम्नतर न्यायालय कहते हैं। आपको पूछा है कौन सा सही है, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? भारत में न्यायपालिका त्रिस्तरीय है। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो हमारे संविधान का व्याख्याकार, अंगरक्षक, संरक्षक, अंतिम व्याख्याकार या अभिभावक किसको कहा गया है संविधान में? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों का होना आवश्यक है? यानी अगर वह सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो संविधान की व्याख्या करता है, तो उसके लिए संवैधानिक पीठ बनानी पड़ेगी। संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 9 भी हुए हैं और 11 भी हुए हैं, 13 भी हुए हैं, लेकिन मिनिमम 5 होने चाहिए। आज तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किस मामले में किया गया था? 1973 का केशवानंद भारती केस, उसमें 13 जजेस की संवैधानिक पीठ बैठी थी। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 11 जजेस की गोलकनाथ केस में थी 1967 में। ठीक है, किस संविधान पीठ को आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ माना जाता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में 13 जजेस की बेंच थी, गोलकनाथ वाले केस में 11 जजेस। आपको पूछा है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ। ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। ये आपका बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई। देखिए, उद्घाटन 28 जनवरी को हुआ 1950 में, स्थापना होती है 26 जनवरी को 1950 में। किस आर्टिकल के तहत? 124 के तहत।
कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पर, लेकिन ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता कि इस तारीख को स्थापना हुई थी इसीलिए 28 को बना, ये कारण इसकी व्याख्या नहीं करता। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है। कथन भारत में उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है, यानी भारत में सबसे ऊपर जहां पर आप अपील कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। बिल्कुल सही है। इससे पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन का प्रिवी काउंसिल था, ये भी सही है आपका। आज़ादी से पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट ज़रूर था, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बना था दिल्ली में, लेकिन वो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था भारत में। उसका फैसला अगर आपके खिलाफ आ जाए तो आप ब्रिटेन में जो प्रिवी काउंसिल होती थी वहां पर अपील कर सकते थे। आज़ादी के बाद अब भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहला, सामान्यतः 1973 तक उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। देखिए, हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि आप किसे मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। आमतौर पर यह प्रथा थी कि जो सबसे सीनियर जज होता था वो ही मुख्य न्यायाधीश बनता था सुप्रीम कोर्ट में। 1973 तक ये चला। 1973 में और 1977 में 2 बार इस वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया, यानी सीनियर जज मौजूद थे, उनके अलावा किसी जूनियर को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। 1993 के सेकंड जजेस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर करी जाएगी। यहां पर आपके तीनों के तीनों सही है। पहली चीज आपने इसको ध्यान रखना है, संविधान में कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा, वो क्लियर नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। आमतौर पर यह प्रथा थी कि जो सबसे सीनियर है वो बन जाएगा। 73 तक ये प्रथा चली। 73 और 77 में 2 बार इसका उल्लंघन किया गया। अंत में 1993 में सेकंड जजेस केस के नाम से इस वाद को जाना जाता है। 9 जजेस की एक संवैधानिक पीठ यहां पर बैठी जिसने ये फैसला दिया कि अब से वरिष्ठता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनेगा, यानी सबसे सीनियर जज ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होगा। ये कब आया फैसला? 1993 में सेकंड जजेस केस में, जिसमें 9 जज यहां पर बैठे। तो यहां पर आपके तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, मूल संविधान में जजेस की संख्या 8 थी। जब हमारा संविधान बना उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनकी संख्या थी 8। 7 नॉर्मल जजेस थे, 1 मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है, जबकि कम करने का अधिकार उसे नहीं है। देखिए, संसद शक्तियों में वृद्धि कर सकती है, जजेस की संख्या बढ़ा सकती है, और कम करने का अधिकार उसको नहीं है। सेकंड वाला भी सही है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 जजेस हैं। ये है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीनों बिल्कुल सही हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो वरिष्ठतम जज होते हैं, उनको बनाया जाता है, लेकिन नियुक्त करते हैं इनको राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। न केवल मुख्य न्यायाधीश को, जो बाकी के जजेस होते हैं उनको भी नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट में भी जजेस को और मुख्य न्यायाधीश को भी वही नियुक्त करते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर पहले सीजीआई को लेकर के था, अब नॉर्मल जजेस को लेकर के है। नॉर्मल जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन परामर्श अनिवार्य है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है। कॉलेजियम व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, हमारे संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं था कि कौन कैसे जज बनेगा, उनकी व्यवस्था खाली ये था कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जिसे चाहे उनको नियुक्त कर सकते हैं। अहर्ताएं बताई गई थी कि भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में जो 10 साल तक वकील या 5 साल तक जज रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, वो बन सकता है। जजेस की नियुक्ति के लिए 1993 में एक व्यवस्था अपनाई गई जिसे कॉलेजियम व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था में शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते थे और 2 सीनियर जजेस होते थे। इन लोगों से मिलकर के एक आयोग बनता था 3 लोगों का, जो सिफारिशें करता था नामों की राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति उसे जज बनाता था। तो पहला बिल्कुल सही है।
1998 में इसमें CGI प्लस 4 वरिष्ठ जजों का इसमें विस्तार किया गया। यानी शुरुआत में CGI प्लस 2 जजेस होते थे सीनियर, बाद में CGI प्लस 4 जजेस, यानी शुरुआत में 3 लोगों का आयोग था, बाद में 5 लोगों का। दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। भावी मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम में अनिवार्य रूप से शामिल होता था। यह आपका कॉन्सेप्ट बेस पर सवाल था। आपने पढ़ा है कि कॉलेजियम में 4 सीनियर जजेस होते हैं, सबसे सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के बाद। तो इन 4 सीनियर जजेस में वो भी ज़रूर होगा जो मुख्य न्यायाधीश के बाद अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका कौन सा वाला सही है? सभी के सभी, ऑप्शन सी। अगला, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो उल्लेख किया गया है संविधान में, वो आर्टिकल 126 में किया गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है या वो अनुपस्थित हैं अपने उस समय कार्य करने में, तो फिर एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं करेगा, अकेला राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस को नियुक्त करता है तो डायरेक्ट कर लेता है, लेकिन जब वो अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना अनिवार्य है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में, पहली चीज तो ध्यान रखना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ठीक है। होता क्या है तदर्थ न्यायालय, तदर्थ न्यायाधीश यानी टेम्पररी जजेस। अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति के लिए जितने जजेस आवश्यक हैं उतने उपस्थित नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको ये अधिकार है आर्टिकल 127 के तहत कि वे विभिन्न हाईकोर्ट से ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हों, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। ये प्रावधान हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। इन जजेस को हाई कोर्ट से बुलाया जाता है और तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में अगर जजेस की कमी है, गणपूर्ति नहीं हो रही है, तो आप जो जिला अधीनस्थ न्यायालय हैं या जो जिला और सत्र न्यायालय हैं वहां से जज बुलाएंगे। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं आते, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, आर्टिकल 127 उसको ये पावर देता है। तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित आर्टिकल 127 है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये तब कर सकता है जब राष्ट्रपति की उसे पूर्व अनुमति हो और जिस हाईकोर्ट से वो जज लेकर आ रहे हैं उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श कर ले, उनके परामर्श पर और राष्ट्रपति की अनुमति पर, ठीक है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। किस आर्टिकल में है? 127 में। कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता को लेकर के, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब आप सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करते हैं उसके साथ 2-3 कंडीशंस हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, अगर जज नहीं है तो 10 साल तक वकील होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। उम्र इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप 30 साल वाले को, 60 साल वाले को, 35 साल वाले को, 55 साल वाले को कर सकते हो। अधिकतम उम्र 65 है, उसके बाद नहीं कर सकते। 65 की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने पद पे काम करते हैं। मिनिमम कोई उम्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की। डी वाला गलत है। न्यायाधीश की अर्हताओं में क्या क्या शामिल है? भारत का नागरिक होना, उच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश और 10 साल अधिवक्ता, दोनों में से एक, ठीक है, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत। तो इनमें से कौन सा वाला गलत है? कोई भी नहीं, तीनों के तीनों आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक होता है, ऑप्शन बी। किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम कितने वर्षों तक न्यायाधीश रहने के बाद कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्य हो सकता है? तो जज की बात कर रहा है कि कितने साल जज रहना पड़ेगा? 5 साल। अगर वकील पूछा होता तो 10 साल, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? एडवोकेट पूछेगा तो 10 साल, ठीक है।
निम्न में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, आमतौर पर होता यह है कि हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन पहली महिला जो हाई कोर्ट में वकील थी उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया। इंदु मल्होत्रा इनका नाम है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? अपने पद पर 65 की आयु तक बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप कदाचार और असमर्थता इन दो आधार पर हटा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र अधिकार या आधार संविधान का अतिक्रमण है, यानी संवैधानिक उल्लंघन है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप असमर्थता और कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को, इनको हटाने की प्रोसेस को किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। अगर लोकसभा में आपको प्रस्ताव लेकर आना है, लोकसभा में जज को हटाने की प्रोसेस शुरू करनी है, महाभियोग शुरू करना है, 100 सदस्यों का समर्थन, राज्यसभा में करना है तो 50। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? ये जो प्रस्ताव आता है, जैसे मैंने कहा, किसी भी सदन में आ सकता है। दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए, तब जाकर के ये राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाए जाएंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन देता है? पद से हटाने का आदेश राष्ट्रपति देता है, ठीक है। ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या बाकी के जजेस हों। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। भारत में सबसे पहले जिस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो जज था महाभियोग आया, इनका नाम था जस्टिस वी रामास्वामी। हालांकि ये असफल रहा, ये पद पर बने रहे, लेकिन पहले जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके खिलाफ महाभियोग आया, ठीक है। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? देखिए, भारत में एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे, जो प्रेसिडेंट भी रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। इन 3 बड़े पदों पर काम करने वाला एकमात्र व्यक्ति जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया और 5 साल फिर उपराष्ट्रपति भी बने, ठीक है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऐसे सवाल भी आपसे पेपर में बन जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए 34 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। लगभग इतने ही प्रश्न अभी सुप्रीम कोर्ट से और बचे हुए हैं जिनको हम अगली क्लास में कवर कर जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी पेंडिंग सीरीज़ हैं, जैसे जो हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ थी जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को कवर कर रहे हैं, साथ में हिस्ट्री के अंतर्गत पवार प्रशासन को पूरा कवर कर चुके हैं, गोरखा आक्रमण से शुरुआत करनी है दोबारा, और ज्योग्राफी में नदी तंत्र को देख चुके हैं, झील के बारे में, उत्तराखंड के तालों के बारे में अगली वीडियो हमारी होगी जो बहुत जल्द चैनल पर आएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की 8 क्लासेस हम कर चुके हैं, उसको भी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और मध्यकालीन इतिहास में जिसमें हम मुगल काल को पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके थे, मुगल काल में भी जहांगीर तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे शाहजहां से हम आगे बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारी पेंडिंग सीरीज़ हैं उनको भी बहुत जल्द दोबारा से आगे कंटिन्यू किया जाएगा और जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।